वो खुद ही तय किया करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह कभी गिर जाने की। आइए प्यारे दोस्तों, हम एक बेहद ही नई शुरुआत के साथ चले थे, जिसमें हमने समास के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की थी, समास के अर्थ को, समास की परिभाषा को, और समास के विभिन्न, जैसे उसमें संधि कौन सी है या किस तरह से हमें समास का क्वेश्चन एक परीक्षा के अंदर मिलता है, उन सभी पे चर्चा की थी, समास की बेसिक जानकारी ली थी। इस क्लास के अंदर हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, सभी का स्वागत है मिशन जिद से जीत तक। आपका ये YouTube चैनल है। जितने भी हिंदी प्रेमी बच्चे, परीक्षार्थी, मेरे दोस्त जुड़ना चाहते हैं, आइए मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। बेहद ही लॉजिकल, बेहद ही आसान, बिल्कुल सरल तरीके से, बड़े ही रुचिकर तरीके से हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे, हिंदी जानना सीखेंगे, हिंदी की बारीकियों को सीखेंगे। तो आइए जुड़िए इस चैनल को, मिशन कामयाबी जिद से जीत तक, इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये जो हमारी हिंदी की क्लासेस रहेंगी, ये CET, CTET, HTET, DSSB, KVS, NVS, रीट, UPTGT हो, UPPGT हो, जहाँ पर हिंदी का पोर्शन आएगा 100% यहाँ से क्वेश्चन टकराएंगे, ये वादा है आपसे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इसे को आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो हम इसी कड़ी में शुरुआत कर रहे हैं उसी समास के टॉपिक को उठा करके, और आज हम चर्चा करेंगे। तो महत्व हो सकता है क्लासेस ज़्यादा मिलें आपको, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन्हीं क्लासेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम बात करते हैं समास को लेकर के। अगली हमारी बात ये रहेगी कि समास की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा के अंतर्गत हमें किस किस पर ध्यान देना पड़ता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समास में प्रयुक्त होते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? समास में प्रयुक्त होते हैं। यही इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन आपसे टकरवा देगा। पहले पे मिलेगा वर्ण, दूसरे पे मिलेगा शब्द, तीसरे पे मिलेगा पद, और चौथे पे मिलेगा वाक्य। बस बेहद सामान्य सा क्वेश्चन है जो लगातार हमारे द्वारा पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उस समय परीक्षा के दौरान या तो स्मृति में नहीं आ पाता, या फिर पढ़ा हुआ इस तरह होता है कि उसको समझ नहीं पाते बस। तो हमने क्वेश्चन आपसे दिया है कि भाई समास में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन भी आपके सामने रख दिए, वर्ण प्रयुक्त होते हैं, शब्द या पद या वाक्य। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा तो वर्णों का जो प्रयोग है, वर्णों का प्रयोग ध्यान से सुन ले, किसके अंतर्गत किया जाता है। जब हम एक नया लाजवाब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संधि। तो संधि में प्रयुक्त होने वाले यदि कोई हैं, तो संधि में प्रयुक्त होते हैं, वो होते हैं आपके प्रयुक्त होते हैं वर्ण। अब बात आती है, आपने वाक्यों का कहीं जिक्र देखा ही नहीं होगा, वाक्य कहीं भी प्रयुक्त में नहीं आ रहे। ये तो भाषा की सार्थक इकाई के रूप में काम में आता है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो शब्द बचता है या पद बचता है। देखो, उत्तर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर देना। यदि दोनों ऑप्शन हो तो आपका वास्तविक उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? पद रहेगा। मैं लॉजिकल तरीके से विद प्रूफ आपसे ये सारी बातें करने जा रहा हूं। अगर ऑप्शन से 1% पद को हटा दिया जाए तो आपका उत्तर बनेगा शब्द। अब बात आती है कि जिस शब्द में और पद में अंतर क्या है, तो ध्यान से सुन ले, एक बार ध्यान से सुन ले, कभी भी पढ़ने की जरूरत छोड़ूंगा नहीं मैं, एक बार समझ ले बस कुछ देर के लिए। देखो, ट्रिकी मेथड से समझाऊं तो शब्द और पद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट इतना याद रखे, शब्द का मतलब हो गया स से शब्द, और श से बनता है स्वतंत्र। इसकी बात की जाए तो पद में पै से पद और पै से मतलब होता है प्रतंत्र, अर्थात प्रतंत्र का मतलब होता है गुलाम, और स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। तो थोड़ा सा हटके, लीक से हटके, एक परंपरा से हट करके ज्ञान लेना चाहें तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए स्वतंत्र का एंटोनियम क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो आपका उत्तर बन जाएगा जी विलोम होगा प्रतंत्र। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जी आजाद का विलोम क्या होगा, तो आजाद का विलोम होगा
गुलाम। अगर मैं इन शब्दों के साथ खिलवाड़ करता हूं, कोई छेड़खानी करता हूं, तो जो शब्द इनका विलोम बन करके आएगा उसके साथ भी छेड़खानी करी हुई मिलेगी। जैसे मैं कहूं स्वतंत्र के साथ जोड़ दिया ता तो बन जाएगा शब्द स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का विलोम हो जाएगा प्रतंत्रता। जब वहां पर हमने प्रत्यय लगा दिया, जब प्रत्यय लगा दिया तो इसका मतलब इसी में भी प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा। जब मैंने इसके अंदर ई लगा दी तो शब्द बन गया आजादी, तो भाई इसका विलोम भी क्या हो जाएगा, गुलामी। इसका मतलब जिस तरह का शब्द आपके सामने रखा जाए, आप में हिम्मत भी उतनी होनी चाहिए कि उसका उत्तर भी वैसा ही कर दें हम। क्लियर है बात? चलो आइए वापस मुख्य बात की तरफ। स से शब्द और स से बन गया स्वतंत्र भाई, पैसे पद पैसे बन गया प्रतंत्र। अब कौन स्वतंत्र है कौन प्रतंत्र है, इस चीज को समझ ले। अगर मैं ये कह दूं डायरेक्ट कि वाक्य की इकाई है ये भी, और भाई साहब मैं ये कह दूं कि ये वाक्य की इकाई है, लेकिन दोनों का अंतर लॉजिकल तरीके से समझो। मैंने दोनों को ये कहा कि दोनों के दोनों वाक्य की इकाई हैं, दोनों वाक्य में प्रयुक्त होंगी, लेकिन कहता है ये वाक्य की ऐसी इकाई है जो स्वतंत्र है, अर्थात ये वाक्य के अंदर प्रयुक्त नहीं होगी। इसको वाक्य ने आजाद कर दिया भाई, सुन ले अब ध्यान से। इसको वाक्य ने क्या कर दिया, इसको वाक्य ने आजाद कर दिया। और यदि बात आती है तो ये भी वाक्य की इकाई है, लेकिन इसको वाक्य ने गुलाम बना करके रखा है आज भी। तो मतलब दोनों का प्रयोग, हम दोनों को सीखने का तरीका किससे रिलेट कर रहे हैं, वाक्य से रिलेट कर रहे हैं। यदि मैंने किसी शब्द को वाक्य से अलग कर दिया तो वो शब्द है, और यदि उसी शब्द को वाक्य के अंदर मिला लिया तो वो पद है। उदाहरण से सुने, आप छोटे थे तो आपसे कहा जाता था कि गाय पर प्रस्ताव लिखें, गाय शब्द के ऊपर एक निबंध लिखें, गाय शब्द पर एक ऐसे लिखें। तो आप शुरुआत करते थे, गाय हमारी माता है। ध्यान से देखें, आपने क्या लिखा यहां पे, गाय हमारी माता है। दैट क्लियर? क्या भाई, यहां पर मैंने कहा कि ये लॉजिकल तरीके से से शब्द बनाया, से स्वतंत्र बनाया। शब्द स्वतंत्र है, स्वतंत्र है मतलब कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये इधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, कहीं भी जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए नीचे, गाय हमारी माता है। इस वाक्य में क्या ये गाय इस साइड आ सकती है लॉजिकल तरीके से? जी नहीं, नहीं आ सकती, क्योंकि इस साइड आपने एक और शब्द बैठा दिया। इसलिए इस गाय को आपने गुलाम बना दिया, और गुलाम किसका बना दिया, वाक्य का गुलाम बना दिया। इसलिए वाक्य की स्वतंत्र इकाई शब्द, और उसी गाय को यदि आपने बांध दिया, गुलाम बना दिया, गुलाम किसमें बनाया, व्याकरण के नियम ने, व्याकरण के नियम ने। यदि कहता है कि शब्द को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाए तो शब्द शब्द ना रह करके पद कहलाता है भाई। अब मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि जब शब्द का प्रयोग यदि किसी वाक्य में कर दिया जाए तो शब्द शब्द ना रह करके किसके रूप में काम करेगा, तो शब्द पद के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल बात क्लियर हो गई है। तो यहां पर अब दो ऑप्शन थे, एक तो शब्द ऑप्शन में है, एक पद ऑप्शन में है। तो फिर से मैं बात करना चाहूंगा, यदि समास में प्रयुक्त होते हैं, डायरेक्ट उत्तर पूछ लिया जाए और वन लाइनर क्वेश्चन हो तो भी उत्तर पद करके आना। जिससे टकराना होगा, मैं टकराने की हिम्मत रखता हूं, मैं टकरा लूंगा भाई, बिल्कुल आपको हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, यदि शब्द ना मिले, पद ना मिले ऑप्शन में, तो मजबूरी वैसे क्या कर देंगे, पद कर देंगे। ऐसे याद कर लो, गांव का नाम शब्द है, यही शब्द अपने ससुराल चला जाए तो बड़ी इज्जत से उसको क्या कहने लग गए, पद कहने लग गए। अर्थात स्थान स्थान की बात है, स्थान स्थान पे उसका नाम बदल गया, और स्थान यही था, यहाँ पर इस स्थान पे ये शब्द था, और इस स्थान पे इसको व्याकरण के नियमों में बांध दिया, क्योंकि ये कर्ता कारक की भूमिका में है। ऊपर क्या पता हमें कर्ता कारक बनेगा या कर्म बनेगा। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। शब्द प्रयुक्त नहीं होंगे, पद प्रयुक्त होंगे, और उसका कारण भी है, आपने समास में हमेशा पढ़ा होगा। बोलो भाई, समस्त पद है, समस्त पद है या सामासिक पद है, कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे आपने। तो समस्त पद है या सामासिक पद है, इस तरह की बातें यदि आपने सुनी होगी तो देखो, समस्त और सामासिक दोनों शब्दों के साथ पद शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए प्राथमिकता भी देंगे
तो हम पद को देंगे, वो हमारी मजबूरी रहेगी। यदि ऑप्शन में पद ना हो तो हम शब्द की ओर रुझान करेंगे। फिर ये मत करियाना कि इनमें से कोई नहीं, अगर शब्द ऑप्शन में है, पद ऑप्शन में है, तो पहली प्राथमिकता पद की, और यदि ऑप्शन में पद नहीं है तो फिर प्राथमिकता शब्द की। दोनों नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते रहें, सीखते रहें, जुड़े रहें भाई। अगली बात आती है, तो अब हम बात कर रहे थे कि एक बात क्लियर हो गई कि समास के अंदर जो प्रयुक्त होते हैं वो समास में क्या प्रयुक्त होते हैं भाई, समास में क्या प्रयुक्त होते हैं। तो यहां पर जो बात कर रहे थे समास में प्रयुक्त होते हैं क्या भाई, यहां पर पद प्रयुक्त होते हैं। अब बात आती है कि इसकी परिभाषा के लिए, इसकी परिभाषा के लिए हमें एक बार वापिस चलना पड़ेगा किसकी ओर, शब्द की ओर। मैंने फिर समझाने की कोशिश करी, शब्द इज इक्वल टू पद, कि शब्द ही पद होता है, पद ही शब्द होता है, लेकिन निमंत्रण आमंत्रण पे डिपेंड करता है कि किसको क्या दिया गया है। तो फिर इसकी परिभाषा में हम इसकी हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, सहायता लेंगे शब्द की भाई। अब आपसे कोई पूछ ले कि शब्द कितने साल का है, तो जी महाराज हमें नहीं पता कितने वर्ष का है, इसने अपने पूरे जीवन काल में कितनी परिभाषाओं को जन्म दिया, 2 परिभाषाओं को जन्म दिया। एक परिभाषा इसने बनाई किसकी, वाक्य की, और दूसरी परिभाषा इसने बनाई किसकी, समास की। ये सारी बातें मैं आपसे बता चुका, इसलिए पिछली क्लास पे चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा। आज अगली बात हम शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत करते हैं समास के किसको लेकर के, भेद को लेकर के। बहुत बड़ी विडंबना है, बेहद बड़ी विडंबना है कि आज भी कुछ यूट्यूबर हो, आज भी कुछ अध्यापक साथी मेरे हों, वो भी में डटे रहते हैं, लेकिन जुड़े रहें। अगर समास के आपसे भेद पूछे जाते हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, एक चीज पर विश्वास बनाए रखना, लगातार जुड़े रहना, गलत नहीं होने दूंगा। जो प्रमाण साथी मांगेगा मैं प्रमाण दूंगा दावे के साथ। जी हाँ, समास के भेद 3 भी होते हैं। समास के भेद यहाँ पर हम करें तो कितने भी होंगे, 5 भी हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, 5 भी। चलो अगला ऑप्शन, समास के भेद 6 भी हो सकते हैं, समास के भेद 2 भी हो सकते हैं। अब उत्तर आप बताएंगे, अब उत्तर आप बताएंगे, ऑप्शन रख दिया मैंने। समास के भेद होते हैं 3, 5, 6, 2। ठीक है, चलो कितने होते हैं ये आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। उत्तर आपका क्या क्या निकल सकता है, ध्यान से देख ले। उत्तर 3 भी हो सकता है, उत्तर 3 के स्थान पे 6 भी हो सकता है, और यदि मैंने नहीं लिखा तो उत्तर कितना भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये लो, अब आप कहोगे जी ये किस तरह का ड्रामा से कर दिया। अब मैं इस चीज को प्रूव कर देता हूं, सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर पर जो आता है अव्ययी भाव समास, मैं प्रूव करके दूंगा कि ये क्यों बता रहा हूं। अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पर आएगा आपका बहुव्रीहि समास, तीसरे नंबर पर यदि कोई आपसे पूछ लेता है तो भाई साहब तीसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ पे द्वंद्व समास, और भाई साहब यदि आपसे चौथे नंबर का पूछ ले तो आपसे पूछा जाएगा तत्पुरुष समास। ये लीजिए, ये लो, यहाँ पर एक गुत्थी मैंने सुलझा दी, कितने वाली, 4 वाली भाई। कितनी गुत्थी सुलझा दी, 4 वाली। अव्ययी भाव समास हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता है, द्वंद्व समास हो सकता है, और तत्पुरुष समास। अब बात आती है कि जी 6 को कैसे करें। 6 भी मिल सकता है, उसके पूछने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के आपने 2 उपभेद कर रखे हैं। एक का नाम आपने दे रखा है कर्मधारीय समास, एक का नाम आपने दे रखा है द्विगु समास। भाई क्लियर है बात यहां तक। एक का नाम आपने दे दिया कर्मधारीय, दूसरे का नाम दे दिया द्विगु, तो इसका मतलब 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, तो कुल मिलाकर के। अब मेरा क्वेश्चन आप सुन लें, ध्यान से सुन ले। अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है समास के भेद होते हैं तो निसंदेह आपका उत्तर 6 रहेगा, चाहे ऑप्शन में 4 भी हो। यहां पर आपका उत्तर क्या करके आएंगे, केवल क्वेश्चन पूछने पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन यही पूछा जाए समास के भेद होते हैं, केवल इतना ही रहे तो उत्तर 6 रहेगा। अगली बात आपसे पूछ ली जाए समास के सामान्य भेद पूछ ले, सामान्य के अंदर बात आती है तो सामान्य के अंतर्गत बात चलेगी, तो इसका मतलब जर्नल भेदों की बात करें तो जर्नल भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। हाँ, मजबूरी है दोनों तरीके में, यदि ऑप्शन में 6 ही नहीं हो तो फिर हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। देखते चले, सीखते चले, किसी भी प्रकार की समस्या आनी नहीं चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़कर के बात कर रहे हैं, आगे बढ़कर के बात करें तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए समास के मुख्य भेद, ये सबसे बड़ी बात है
मुख्य भेद यदि आपसे पूछता है तो अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब आपका उत्तर 4 रहेगा, चाहे ऑप्शन में 6 रहे तो आपका उत्तर केवल 4 रहेगा। अब देख लो, 2 कंडीशन में 6 निकलता है, 1 कंडीशन में 4 निकला है। यदि समास के भेद पूछता है तो 6, यदि समास के सामान्य भेद पूछता है तो 6, यदि समास के मुख्य भेद पूछता है तो 4। एक बार फिर से बता देता हूं अगली स्लाइड पे चल के। पहले भेद का नाम रहेगा अव्ययी भाव समास, दूसरे भेद का नाम रहेगा बहुव्रीहि समास, तीसरे भेद का नाम रहेगा द्वंद्व समास और चौथे भेद का नाम रहेगा तत्पुरुष समास। कौन सा रहेगा भाई? तत्पुरुष समास। इसके अलावा यदि बात आती है तो इसके अलावा जो बात रहेगी इसमें 2 बातें करनी है। 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे मैंने बताया था जो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद रहने वाले हैं। एक का नाम रहेगा कर्मधार्य और भाई साहब दूसरे का नाम रहेगा द्विगु। अब कुल मिलाकर के कितने हो गए? तो कुल मिलाकर के जो बात आती है वो हो गए हैं 6 आपके। कितने हो गए हैं? 6। क्लियर है यहां तक बात? तो भाई मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, ज्यादा बड़ी आपके लिए वीडियो नहीं बनाई जाएंगी, वीडियो सीमित रहेंगी, छोटी छोटी रहेंगी। और मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगली जो वीडियो आएगी बहुत जल्द कल ही मिलती रहेगी। लाइव डेली चलेंगी, आपकी क्लासेस डेली चलेंगी। उसमें इनकी मैं परिभाषाओं को बताऊंगा, परिभाषा ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। शब्द को देखना है, उत्तर निकालना है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिशन कामयाबी से जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।